हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं की स्पर्श पाठ पुस्तक से पाठ 2 दुख का अधिकार आपको पढ़ा रही हूँ। हिंदी में भी आपके 2 कोर्स हैं, ए कोर्स और बी कोर्स। बी कोर्स में 2 पाठ्य पुस्तक हैं, स्पर्श और संचय। तो जो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ वह स्पर्श पाठ्य पुस्तक है और स्पर्श पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग का पाठ 2 आपको दुख का अधिकार में पढ़ा रही हूँ। दुख का अधिकार पाठक के लेखक यशपाल हैं। यशपाल ने अपनी जिंदगी में बहुत सी कहानी, कथाएं, उपन्यास लिखी हैं, लेकिन जो उनकी कहानियां हैं उनमें आर्थिक विसंगतियों का सबसे ज्यादा वर्णन है। तो जो ये उनकी दुख का अधिकार जो कहानी है, ये भी समाज में फैली हुई आर्थिक विसंगतियों का एक प्रकार से वर्णन है। तो मैं आपको अपने पाठ का सार समझाती हूँ। दुख का अधिकार। पहला, पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार पर लेखक के विचार। पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार पर लेखक के जो विचार है, उसके आधार पर लेखक कहना चाहते हैं कि इस समाज में लोगों को दुख का अधिकार भी श्रेणी के आधार पर ही मिलता है। जो अमीर एवं संपन्न वर्ग के लोग हैं, उन्हें अपना दुख का अधिकार प्रकट करने का मौका मिलता है, क्योंकि अमीर लोग सम्माननीय होते हैं, उन्हें समाज में सम्मान प्राप्त होता है और धनी होने के कारण कई लोगों के व्यवसाय या घर उनके रोजगार से ही चलते हैं। समाज में जो निर्धन वर्ग के लोग हैं, उन्हें अपने अभावग्रस्त जीवन और परिवार को चलाने की चिंता के कारण ही दुख का अधिकार प्रकट करने की चिंता नहीं मिल पाती। तो चिंता ना होने के कारण समाज में उन्हें दुख का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें अपने परिवार को चलाना है, अपने परिवार के पालन करना है, पोषण करना है, बच्चों को खाना खिलाना है, घर में कोई बीमारी है, कोई हारी है, उसकी भी उन्हें चिंता है। तो ये सब चीजों को देखते हुए लेखक बोलता है कि समाज में दुख का अधिकार श्रेणी के आधार पर केवल धनी एवं सम्मानीय व्यक्तियों को ही मिलता है। पोशाक से जुड़ी लेखक की समस्या। लेखक का मानना है कि समाज में पोशाक का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उच्च स्तरीय पोशाक ही व्यक्ति को सम्मान दिलाती है, उसी के आधार पर उसको इज्जत मिलती है और पोशाक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में इतनी छाई हुई है कि पोशाक की वजह से व्यक्ति गरीब व निर्धन वर्ग के लोगों के साथ ना तो आत्मीय संबंध बना पाता है, न उनकी कोई दुख की जो समस्या है उसको दूर करने का प्रयास कर सकता है। लेखक की समस्या भी यही पोशाक थी, क्योंकि उसने उच्च स्तरीय पोशाक पहनी हुई थी और उच्च स्तरीय पोशाक पहने होने के कारण वह सामने बैठी बुढ़िया से उसके दुख का कारण नहीं पूछ सकता था कि जो बुढ़िया उसे रोती हुई दिखाई दे रही थी। खरबूजे वाली स्त्री का सुबह सुबह कर रोना। जब लेखक बाजार में जा रहा था तो उसने देखा कि एक अधेड़ उम्र की महिला जो बाजार में खरबूजे बेच रही है, लेकिन वह सुबह सुबह कर रो रही है और उसने अपने चेहरे को कपड़े से ढांक रखा है। लेखक चाहता था कि उस बुढ़िया से वह उसके दुख का कारण पूछे कि वह रो क्यों रही है, लेकिन समाज की दृष्टि से उसने जो उच्च स्तरीय पोशाक पहन रखी थी, उस उच्च स्तरीय पोशाक के कारण वह उस बुढ़िया के पास बैठ नहीं सकता था और उसके दुख के कारण को जान नहीं सकता था। लेकिन उसका मन बहुत विकल हो रहा था, व्याकुल हो रहा था। वह चाहता था कि उस बुढ़िया से पूछे तो सही कि वो इतनी बुरी तरह से रो क्यों रही है, जबकि वो खरबूजे बेच रही है और अपना मुंह क्यों छुपा रही है। बुढ़िया के दुख का कारण। मन में इसी तरीके के विचार करते हुए लेखक धीरे धीरे आगे बढ़ा। पहले तो उसने सोचा कि वह किसी से पूछे कि बुढ़िया के रोने का कारण क्या है, लेकिन फिर भी उसको यह लगा कि अगर वो किसी से पूछेगा तो कोई भी उसे अच्छी तरह से जवाब नहीं देगा। यह सोचते हुए वह आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ने पर लोगों की बातों को सुन करके उसे पता चला कि बुढ़िया का एक बेटा था भगवाना, जो 23 वर्ष का था
उसके पोता पोती भी थे, बहू भी थी और उसका भरा पूरा परिवार था। भगवाना के पास 1.5 बीघा जमीन थी और उस जमीन पर वो फल और सब्जियों उगाया करता था। एक दिन सुबह के समय वो अपने खेत पर खरबूजे तोड़ने के लिए गया कि इस समय फलों का सीजन था, तो उसने खरबूजे उगा रखे थे। वो सीजन के हिसाब से अलग अलग सब्जियां और फल उगाया करता था। तो जब वो सुबह अंधेरे में ही 4-5 बजे वो खेत में गया और खरबूजे तोड़ने लगा, तो खरबूजे तोड़ते तोड़ते अचानक ही मिट्टी में कोई सांप था जिसका उसे ध्यान नहीं था, और अचानक उस सांप के ऊपर उसका पैर आ गया। उस सांप पर पैर आने के कारण उस सांप ने उसको ढस लिया और वह बेहोश हो गया। बुढ़िया ने उस अपने पुत्र भगवाना को ठीक करने के लिए अनेक प्रयास किए। उसने झाड़ फूक करवाई, इलाज कराया, मंत्र करवाए, जादू टोना करवाया और जितना दान दक्षिणा दान कर सकती थी वो किया, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। अब हमारे समाज में कुछ परंपराएं हैं, कुछ रीति रिवाज हैं। इन परंपराओं और रीति रिवाजों के कारण व्यक्ति के अंतिम संस्कार जब हम करते हैं तो उसे नए कपड़े पहनाने पड़ते हैं, नए कपड़े पहनाने पड़ते हैं, दान दक्षिणा करनी पड़ती है। तो बुढ़िया के पास कुछ था नहीं ज्यादा, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत कुछ था उन्हें बेच करके उसने बेटे के लिए नए कपड़े मंगवाए, उसका अंतिम संस्कार किया, और जो थोड़ा बहुत वो दान दक्षिणा दे सकती थी उसने वो दान दक्षिणा भी दी। इसके बाद जब उसके प्रति बेटे की मृत्यु हो गई, उसका अंतिम संस्कार हो गया, तो दूसरे दिन उसके पोता पोती जो है वो भूख से बिलख रहे थे और बहू को बुखार आ रहा था। तो बहू को बुखार आने के कारण उसके लिए दवाई की भी आवश्यकता थी और पोता पोती भूखे थे तो उनके लिए खाने की व्यवस्था भी करनी थी। तो उसने लोगों से उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसको उधार नहीं दिया, क्योंकि सब जानते थे कि अब इसके बेटे की मृत्यु हो चुकी है तो उसका उधार चुकाने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए वह बुढ़िया अपने बेटे की मृत्यु के दूसरे दिन ही खरबूजे एक टोकरी में लाकर बाजार में जा बैठी और खरबूजे बेचने लगी, ताकि वह अपने पोता पोती को खाना खिला सके और बहू का इलाज कर सके। बुढ़िया के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया। लेखक जब आगे बढ़ा तो उसने देखा कि जो वहां आसपास जो दुकानदार लोग थे वो बुढ़िया को बड़ी नकारात्मक एवं हीनता की दृष्टि से देख रहे थे, क्योंकि समाज के लोग किसी की भी आर्थिक स्थिति के बारे में तो नहीं जानते, लेकिन उस पर टिप्पणी करना नहीं भूलते। उन्हें ये चीज तो याद नहीं थी कि बुढ़िया के पोता पोती बहू बीमार हैं और उनके लिए दवा दारू खाने की जरूरत है, यह तो उन्होंने नहीं सोचा। और उन्होंने कहा कि बेटे की मृत्यु को अभी एक दिन भी नहीं हुआ और ये बाजार में खरबूजे आकर के बेचने के लिए बैठ गई। वो उसे बड़ी घृणास्पद दृष्टि से देख रहे थे, उसे बेहया बेशरम कह रहे थे, धन की लोभी कह रहे थे, क्योंकि हमारे समाज में ये परंपरा है कि जब किसी भी घर में मृत्यु हो जाती है तो 12 या 13 दिन तक सूतक चलता है, और सूतक चलने के कारण उतने ही दिन तक बाहर के लोग उस घर का खाना पीना कुछ भी नहीं खाते हैं। तो लेखक को लगा कि इन्हीं कारणों से जब वो खरबूजे बेच रही है तो लोगों को ने कहा कि वह लोगों के साथ धार्मिक रूप से गलत कर रही है और यह बेचना उसके लिए सही नहीं है, इसलिए वह बुरा भला कह रहे थे। लेखक बुढ़िया के दुख की संभ्रांत महिला से तुलना। लेखक बोलता है कि समाज में व्यक्ति को दुख का अधिकार श्रेणी के अनुसार मिलता है। जो धनी और सम्मानीय व्यक्ति हैं उन्हें दुख का अधिकार है, वह अपना दुख प्रकट कर सकते हैं क्योंकि समाज के लोग भी उनके दुख में शामिल होंगे। लेकिन जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको दुख प्रकट करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके पास अपने परिवार के लोगों का पेट भरने की चिंता और विवशता होती है। इसलिए लेखक को अपने मोहल्ले में एक महिला जिसके बेटे की मृत्यु हो चुकी थी उसकी याद आई, और याद आते हुए उसे लगा कि उस बेटे की जब मृत्यु हुई इस महिला के, तो वह 2.5 महीने तक उसने अपने पुत्र की मृत्यु के शोक को प्रकट किया। वह हर 15 मिनट में बेहोश हो जाती थी और वह एक पलंग पर ही लेटी रहती थी। हमेशा एक डॉक्टर उसके सिरहाने पर बैठा रहता था। उसके पुत्र मृत्यु की शोक के कारण पूरे समाज के लोग उसके साथ थे, सभी लोग उसके प्रति करुणा प्रकट कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जो ये बुढ़िया है, ये गरीब है, इसको अपने परिवार के पालन पोषण की चिंता है, तो इसके दुख के साथ
कोई भी नहीं है और यह बेचारी अकेली ही अपने जीवन को आगे चलाने की कोशिश कर रही है। लेखक की दृष्टि में दुख का अधिकार, तो लेखक की दृष्टि में दुख का अधिकार तो केवल अमीर वर्ग को ही है, गरीब वर्ग को दुख का अधिकार नहीं है। उन्हें अपना और अपने परिवार की ही चिंता करनी पड़ती है, क्योंकि समाज में सम्मान धनी वर्ग को ही प्राप्त है, निर्धन वर्ग को प्राप्त नहीं है। पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार सार्थक है। लेखक यशपाल कहते हैं कि इस पाठ में उन्होंने समाज की विसंगतियों का वर्णन किया है, और समाज की विसंगतियों का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि समाज दो श्रेणियों में बटा हुआ है। एक वर्ग है धनी वर्ग, एक वर्ग है निर्धन वर्ग। तो धनी वर्ग इस समाज में सम्मान प्राप्त करता है, क्योंकि वो लोगों को रोजगार भी देता है, लोगों की सहायता भी करता है, और उनके पास पैसों की कमी न होने के कारण जब उनके जीवन में कोई दुख आता है तो वो अपने दुखों को प्रकट करने के लिए कुछ समय भी ले सकता है। लेकिन निर्धन वर्ग जो है उनके पास न धन है न सम्मान है। तो धन और सम्मान न होने के कारण जब उनके परिवार पर कोई ऐसी विपदा आती है तो इस विपदा को दूर करने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं होते हैं। तो उन साधनों के न होने के कारण उन्हें अपने जीवन में कार्य करना पड़ता है, तो समाज उन्हें हीनता की दृष्टि से देखता है, और समाज में इन्हीं पोशाकों का उच्च स्तरीय जीवन का बहुत अधिक महत्व है। और इसी महत्व को देखते हुए उन्होंने कहा है कि दुख का अधिकार जो शीर्षक है वह सार्थक है, क्योंकि समाज में दुख का अधिकार केवल धनी एवं निर्धन वर्ग, धनी एवं सम्मानीय लोगों को ही है, निर्धन वर्ग के लोगों को नहीं है। अभी मैंने आपको लेखक यशपाल द्वारा लिखित कहानी दुख का अधिकार पाठ का पूरा सार आपको समझाया है। अब इस सार को समझने के बाद कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इन अभ्यास प्रश्नों को मैं बता भी रही हूँ और आपको स्वयं भी इसे करना है। प्रश्न नंबर 1, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? तो मनुष्य के जीवन में पोशाक का अत्यंत महत्व है, क्योंकि पोशाक ही व्यक्ति को धनी व निर्धन बताती है। उच्च स्तरीय पोशाक व्यक्ति को धनी बताती है और निम्न स्तरीय पोशाक व्यक्ति को गरीब और असहाय बताती है। पोशाक हमारे लिए कब बंधन व अड़चन बन जाती है? पोशाक हमारे लिए तब बंधन व अड़चन बन जाती है जब हम उच्च स्तरीय पोशाक पहने हुए होते हैं और सामने हमें कोई गरीब, असहाय व निर्धन व्यक्ति दिखाई देता है और हम उसके दुख का कारण जानना चाहते हैं, लेकिन इस उच्च स्तरीय पोशाक के कारण हम वो नहीं जान पाते हैं, तो वह पोशाक बंधन व अड़चन बन जाती है। लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? लेखक उस स्त्री के रोने का कारण अपनी उच्च स्तरीय पोशाक के कारण ही नहीं जान पाया, क्योंकि वह चाहता तो उससे अपना दुख का कारण पूछ सकता था, लेकिन वह जानता था कि अगर वो इस स्त्री के पास बैठ करके उसके दुख का कारण पूछेगा तो लोग उसकी बातें बनाएंगे और लोग उसको भी हीनता की दृष्टि से देखेंगे। प्रश्न नंबर 4, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? भगवाना के पास 1.5 बीघा जमीन थी, उसमें वो फल व सब्जी उगाता था। मौसम के अनुसार फल और मौसम के अनुसार सब्जी उगा करके वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों गई? लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन उसके पोता पोती भूख से बिलख रहे थे, बहू को बुखार था, उसके लिए दवाई की आवश्यकता थी और उसे लोगों से उधार भी मांगा और उसको किसी ने उधार भी नहीं दिया। इसी कारण उसे खरबूजे बेचने बाजार जाना पड़ा। बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने मोहल्ले की संभ्रांत महिला की क्यों याद आई? बुढ़िया को देख करके लेखक को संभ्रांत महिला की याद इसलिए आई कि दुख भी वर्ग और श्रेणी के आधार पर होता है। वह महिला अमीर थी, धनी थी, सम्माननीय थी, इसलिए वह अपने दुख को 2.5 महीने तक प्रकट कर पाई। लेकिन ये बुढ़िया जो थी वह दुखी थी, गरीब थी, असहाय थी, उसको अपने परिवार की चिंता थी, उनका पालन पोषण करना था, इसलिए वह अपने दुख को प्रकट नहीं कर पाई। खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में लोग क्या बातें कर रहे थे? खरबूजे वाली स्त्री के बारे में लोग उसे बेहया कह रहे थे, बेशरम कह रहे थे, धन की लोभी कह रहे थे और साथ में यह भी कह रहे थे कि सूतक में कोई भी व्यक्ति किसी के यहाँ का नहीं खाता है 13 दिन तक, तो वो लोगों का धन भ्रष्ट कर रही है। इस तरह की टीका टिप्पणी उसके ऊपर कर रहे थे।
इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है? इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार सार्थक है, क्योंकि लेखक मानता है कि समाज में दो वर्ग हैं, धनी वर्ग, निर्धन वर्ग। धनी वर्ग को सभी तरीके का अधिकार प्राप्त है और निर्धन वर्ग को कोई अधिकार प्राप्त नहीं। निर्धन वर्ग तो अपने दुख को भी लोगों के सामने प्रकट नहीं कर सकता है, क्योंकि वह विवश है, असहाय है। इसलिए दुख का अधिकार जो श्रेणी के आधार पर है, इसलिए वह दुख के अधिकार को सार्थक मानता है। किसी भी व्यक्ति की पोशाक देखकर हमें क्या पता चलता है? किसी भी व्यक्ति की पोशाक देखकर हमें उसकी श्रेणी का पता चलता है कि वह किस श्रेणी का व्यक्ति है। धनी वर्ग का व्यक्ति है, निम्न वर्ग का व्यक्ति है, मध्यम वर्ग का व्यक्ति है। यानी कि पोशाक ही व्यक्ति के जीवन के रहन सहन को बताती है। इस प्रकार ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको समझा दिए। इसके अलावा भी और भी प्रश्न हो सकते हैं, आप उन्हें सभी प्रश्नों को करके देखिए और इन प्रश्नों को भी करिए। अगर आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट्स बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।